Hello student, good evening. Online classes for class 10th. आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 5.1 जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ख़त्म किया, उसके कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिए थे होमवर्क के लिए और बोला था जो भी प्रॉब्लम बताइए। क्वेश्चन लगभग सब सॉल्व कर लिया आपने, तो आज एक्सरसाइज 5.2 पर डिस्कस करेंगे। आइए इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज में कौन कौन से फार्मूले हमारे लिए यूजफुल होंगे, पहले उन फार्मूलों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद निकालना। यनवा पद का सूत्र क्या है आपके लिए? टी एन इज इक्वल टू, चाहे टी एन से समझो या ए एन से समझो, ठीक है, टी फॉर टर्म। तो टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। जहां पर ए क्या है? ए हमारी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। एन क्या है? पदों की संख्या है। और डी क्या है? शार्वांतर है, ठीक है। और टी क्या है? टी हमारे क्या है? पद है। या टी एन को पूरा समझिए, टी एन क्या है? हमारा यनवा पद है, ठीक है। अगर किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल दिया गया हो, किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या दिया गया हो? यल। जैसे हम यहां से यनवा पद याद कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता है कि ये हमारा आखिरी पद होगा। भाई कोई समांतर श्रेणी दी गई है, उसमें से हम जैसे 12वां पद याद कर रहे हैं, तो क्या पता कि वो समांतर श्रेणी क्या 12वें पद तक ही है या 12 से आगे भी हो सकती है। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो कि समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है? यन हो। पहला फार्मूला इसको नोट कीजिए। ये फार्मूला आपका किसी समांतर श्रेणी में आपको कोई सा भी पद ज्ञात करना हो उसके लिए अप्लाई करोगे आप। दूसरा, जब किसी समांतर श्रेणी में हम पदों की संख्या यन हो और अंतिम पद यल दिया गया हो, स्मॉल यल, तो यल का फार्मूला भी यही होता है, एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यहां पर यल क्या है? अंतिम पद है। और यन क्या है? कुल पदों की संख्या है, ठीक है। यन क्या है? पदों की संख्या। आगे बात समझ में। वहां पर यन क्या था? वो यनवा पद निकालना था। जैसे हमसे पूछा गया 12वां पद, तो यन का मान वहां पे 12वां था। यहाँ पर यन क्या है आपका? यहाँ पर कुल पद दिए जाएंगे कि श्रेणी समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, तो अंतिम पद निकालना है, तो इस तरह से हम उस श्रेणी का अंतिम पद निकालेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आइए देखते हैं एक और फार्मूला इस प्रश्नावली से जुड़ा हुआ। यदि कोई समांतर श्रेणी हमें दी गई है, ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे 4 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 14 हो गया, डॉट डॉट डॉट, और इसका अंतिम पद दे दिया गया 254, ठीक है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। इस एग्जाम्पल में हमें समांतर श्रेणी तो दी गई है, क्योंकि कैसे पता समांतर श्रेणी है? प्रथम पद 4 है, दूसरा पद क्या है? 9 है। 4 में कितना जोड़ने पर 9 आया होगा? 5 जोड़ने पर। 9 में कितना जोड़ने पर 14 आया होगा? 5 जोड़ने पर। इसी तरह से हमारी समांतर श्रेणी आगे बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि एक निश्चित संख्या एक नियत संख्या जुड़ करके अगला पद बन रहा है, तो निश्चित यह समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी में हमें बोल सकता है कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, 12वां पद ज्ञात कीजिए, कोई सा भी पद ज्ञात करने को बोला जा सकता है। अगर हम इस समांतर श्रेणी में हमें बोला जाए कि आप अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो समस्या हो जाती है। भाई अंतिम से कैसे हम ज्ञात करें? अंतिम से हम 10वां पद या अंतिम से 12वां पद, अंतिम से 5वां पद, अगर ये बात बोली जाती है तो ध्यान रखना, अगर आप अंतिम से स्टार्ट करते हो, इधर से स्टार्ट करते हो, देखो जब इधर से आप स्टार्ट करोगे प्रथम पद ये बनेगा आपका, और जब अंतिम से स्टार्ट करोगे तो जो अंतिम पद होगा वो आपके लिए प्रथम पद बन जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी चीजें समझनी है। ये हो गया हमारा अंतिम पद जो था, अब ये प्रथम पद बन जाएगा। यानी देखो चीजें एकदम सिंपल से है। फार्मूला भी होता है इसका, अंत से अगर ज्ञात करना है, अंत से
यनवा पद, इसमें आपका प्रथम पद यल बन जाता है और सार्वंतर आपका निगेटिव हो जाता है और n-1 इंटू डी बन जाता है। इसमें आपको जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बस इतना समझना है कि जहां पर हम ए लिखते थे वहां पर यल लिख देना है और जहां प्लस करते थे वहां पर माइनस कर देना है। फार्मूला नहीं याद होता है तो अपने आप समांतर श्रेणी समझ जाइए आप। जैसे 254 है आपका अंतिम पद, इसके ठीक पहले कौन सा पद होगा, इतनी बात तो आप बता ही सकते हो, क्योंकि भाई आगे बढ़ते हैं तो 5 जोड़ रहे हैं और अगर पीछे आ रहे हैं तो इसमें से 5 घटा दीजिए। 254 से अगर हम 5 घटा देंगे हमारा कितना आ जाएगा, 249 आ जाएगा, है ना भाई। 249 आ गया ना, इसका मतलब अगर हम देखिए यहां से पहला पद हमारा ये बन गया, A1 ये हो गया, ये A2 बन गया, A3 निकालना चाहे इसमें से फिर से 5 घटा दो कितना हो जाएगा, 244 हो जाएगा। यानी हमारी जो समांतर श्रेणी है वो इस तरह से नई बन गई है। 254 इसका प्रथम पद बन गया, अगला पद बन गया इसका 249, अगला पद बन गया 244। अब यहां पर देखिए 254 में से क्या हो रहा है, 5 कम होकर 249 आ रहा है और इसमें से भी 5 कम होकर के 244 आ रहा है। इसमें अगर सार्वंतर निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, क्या कभी A1 में से कभी घटाया जाता है, कभी नहीं, क्योंकि प्रथम पद को हमेशा छोड़ा जाता है। ये हमारा A1 है, ये A2 है और ये क्या है, A3 है। हमेशा A2 में से A1 घटाते हैं। जब आप 249 में से 254 घटाओगे तो यहां पर आपको -5 मिलेगा, ठीक है। सार्वंतर क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। आगे से देखो सार्वंतर पॉजिटिव आ रहा है और जब पीछे से चल रहे हैं सार्वंतर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है और इसी वजह से आपका यहाँ पर ये माइनस आता है, ठीक है। तो चीजें बड़ी नॉर्मल सी हैं। अगर आपको अंत से पूछा जाए तो जो भी समांतर श्रेणी दी गई हो उसके अंतिम पद को ले लीजिए और अंतिम पद में सार्वंतर को चेक कर लीजिए स्टार्टिंग से कि सार्वंतर बन क्या रहा है, फिर उसी हिसाब से 2-3 पद ऐसे बना लीजिए और आराम से चीजों को आप याद कर सकते हो। या फिर ज्यादा प्रॉब्लम है तो सीधे आप ये फार्मूला लर्न कर लीजिए। दोनों ऑप्शन है आपके पास, चाहे खुद से एक समांतर श्रेणी बना करके उसको सॉल्व कर दीजिए। भाई करना क्या है आपको, ये प्रथम पद मिल जाएगा ये, ठीक है, और सार्वंतर मिल जाएगा और पदों की संख्या आपको पता ही है टोटल कितने पद हैं, कौन सा पद निकालना है, यानी कि जहां पे 10वां पद हो जाएगा। आ रही बात समझ में। जैसे मान लीजिए इसमें हमें निकालना होता 5वां पद, ठीक है, तो 5वां पद निकालने के लिए हम क्या करते, T5 लिख लेते और प्रथम पद हमारा क्या है 254, ठीक है, प्लस देखो हम इस वाले फार्मूले से नहीं अपनी समांतर श्रेणी से निकाल रहे हैं, प्लस लगा दिया हमने और यहां पर क्या लिखते हैं हम n-1 लिखते हैं। n कितना है हमारा 5 है तो 5 माइनस कितना हो गया 1 हो गया। सार्वंतर कितना है भाई, डी -5 है, सार्वंतर कितना है -5 है। तो यहाँ पे जब -5 लिखोगे देखो इस फार्मूले में और आपके इस फार्मूले में कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पर ये यल हो जाएगा, ये डी जो हमने यहाँ पर -5 लिखा है यही माइनस यहाँ आकर के ये फार्मूले का माइनस बन जाएगा अपने आप, बाकी चीजें सेम वही, ठीक है। तो इजी सबसे यही पड़ेगा आपको कि आप पीछे से मत देखिए, सीधे इस फार्मूले को लर्न कर लीजिए तो आपको ज्यादा आपका माइंड चलाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चीजों को सॉल्व कर लेंगे। तो अंत से अगर कोई हमें पद ज्ञात करना हुआ तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करते हैं हम, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी दी गई है, -5 है पहला पद उसका, क्वेश्चन नंबर 1 -5 है, फिर क्या है -5/2 है, फिर आगे 0 है और फिर अगला पद है 5/2। इसके बाद डॉट डॉट कर दिया गया है, यानी कितने पद है समांतर श्रेणी हमें नहीं पता है, हमें 11वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रथम पद हमारा a इज इक्वल टू -5, डी सार्वंतर इज इक्वल टू कैसे, किसी भी पद में से उसके पूर्व पद को घटा दीजिए। तो सबसे सिंपल तो हमें ये लग रहा है 0 में से घटा दो -5/2 को, तब 0 में से आप घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। भाई 0 में से घटा रहे हो, घटाने के लिए क्या लगाते हैं माइनस, और किस चीज को घटाना है, उसके ठीक पहले वाला पद, उसके ठीक पहले वाला पद क्या है -5/2 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा अपने आप प्लस हो जाएगा, यानी हमारा सार्वंतर कितना आ जाएगा 5/2 आ गया। ए पता चल गया, डी पता चल गया, और पद कौन सा निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो सीधे लिख दीजिए यहाँ पर क्या T11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a प्लस n-1 इंटू डी। अंत से तो बोला नहीं गया है, नॉर्मली बोला गया कि समांतर श्रेणी का 11वां पद निकालिए, ठीक है। अब आप बोलोगे प्रारंभ से भी नहीं बोला गया है, तो प्रारंभ से नहीं बोला जाएगा, जो नॉर्मली है वो आपकी समांतर श्रेणी के लिए
जैसे 11वां पद निकालने को बोला गया तो इसको हम प्रारंभ से ही समझेंगे। जब वो स्पेशल उस शब्द का इस्तेमाल करेगा कि अंत से निकालिए, तभी हम वो अंत वाला फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। प्रथम पद कितना है हमारा, -5, प्लस लगाया, n कितना है 11 है, तो 11 - 1 सीधे 10 लिख देते हैं यहाँ पर, इंटू डी है, डी की वैल्यू कितनी आई है 5/2 आया है, 2 पंचे 10, 5 बचे 25, -5 और +25, 25 में से 5 घटा दीजिए, एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक है, तो दोनों संख्याओं में क्या होगा, जब दो संख्याएं विपरीत चिन्ह वाली हों तो हमेशा उनको घटाया जाता है। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, 25 में से 5 घटा देंगे आपका आ जाएगा 20, और इसका चिन्ह क्या लगाएंगे आप, दोनों में जो संख्या बड़ी होगी उसका जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आएगा। संख्या बड़ी थी 25 और उसका चिन्ह था प्लस, तो हमारा चिन्ह भी क्या आएगा प्लस। अगर हम यहाँ पे प्लस ना लिखें तो भी ये प्लस ही माना जाएगा। जब बिना लिखे काम हो जा रहा है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 11वां पद का मान हमारा आ चुका है 20 आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरे क्वेश्चन में डी बराबर दिया जा रहा है, एन इज इक्वल टू दिया जा रहा है, ए एन इज इक्वल टू 4 दिया जा रहा है, तो ए का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, हमें d इज इक्वल टू -4 दिया जा रहा है, n इज इक्वल टू 7 दिया जा रहा है, और a n इज इक्वल टू 4 दिया जा रहा है, और पूछा जा रहा है कि a का मान क्या होगा। देखो an का मतलब यनवा पद, जैसे हम tn लिखते थे वैसे an लिखे हैं, an का मतलब हो गया यनवा पद, और a का मतलब सिर्फ a का मतलब हो गया प्रथम पद। a का मान ज्ञात करने का मतलब हो गया हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, तो सीधे आप फार्मूला लगा दीजिए an का, जैसे हम tn लिखते हैं तो यहाँ पे an का फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट करो जिस जिसकी आपको वैल्यू पता हो। an की वैल्यू 4 दी गई है क्वेश्चन में, a की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें an की वैल्यू पता थी, a की वैल्यू नहीं पता है, तो जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको लिख दीजिए, प्लस n की वैल्यू पता है 7 है, 7 माइनस 1, -1 हो गया, d की वैल्यू -4 हो गई। सॉल्व करिए इसको, एक समीकरण बना, एक समीकरण में कितनी अज्ञात राशियां, सिर्फ एक अज्ञात राशि, एक समीकरण एक अज्ञात राशि, निश्चित रूप से उस अज्ञात राशि का मान निकलेगा। समीकरण में अगर दो अज्ञात राशियां होती तो समस्या थी। तो 4 यहां पर है इज इक्वल टू ए, ये जो माइनस है इसका प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा, 6 की गुणा 4 में हो जाएगी 24, -24 इधर चला आएगा, +24 हो जाएगा, और +24 में 4 ऐड हो जाएगा, 24 4 28, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 आंसर। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स कीजिए, आपको फिर से वो सोल्यूशन मिलेगा। इस तरह से 2 क्वेश्चन हमारे अब तक खत्म हो चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, सार्वंतर 3, अंतिम पद 80 हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे कि हम जो फार्मूला लिख रहे हैं यनवा पद, टीएन से लिखें या एन से लिखें, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें कितनी अज्ञात राशियां हैं, पहली अज्ञात राशि ए, दूसरी एन, तीसरी डी, और चौथी जो है हमारी टीएन है भाई यनवा पद। ठीक है, 4 अज्ञात राशियां हैं, और ये हमारा एक फार्मूला है, और इस फार्मूले को हम एक समीकरण की दृष्टि से देख रहे हैं। इस समीकरण में 4 अज्ञात राशियां हैं, एक ही समीकरण है हमारे पास। अगर 4 में से हमें किन्हीं 3 का मान मिल जाता है तो हम चौथी का मान अपने आप ज्ञात कर सकते हैं। कोई 3 राशियों का मान आप हमें बता दो। तो प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करें तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद 5 दिया गया है, सार्वंतर 3 दिया गया है, और क्या दिया गया है, अंतिम पद 80 दिया गया है। अंतिम पद 80 होने का मतलब हो गया इस समांतर श्रेणी का आप अंतिम पद निकालिए। अंतिम पद वाला सूत्र कौन बनेगा, यल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाले सूत्र का प्रयोग कीजिए, क्योंकि यहां पर स्पेशली अंतिम पद दिया गया है, यहां पर टी एन हटा दीजिए। तो भाई ये भी तो वही क्वेश्चन बन गया, यहां पर भी कितनी अज्ञात राशियां हुई, यल 1, ये 2, 3, 4 अज्ञात राशियां यहां भी है। प्रथम पद के बारे में बताया गया, सार्वंतर के बारे में बताया गया, अंतिम पद के बारे में बताया गया, तो बचा क्या यन। क्वेश्चन मत पढ़ो, क्वेश्चन में देखो 100% यह है कि वो पदों की संख्या पूछेगा, क्योंकि जब अंतिम पद की बारी आती है तो यन पदों की संख्या बन जाती है, और जब इस प्रकार से
Tn निकाला जाता है तो ये यनवा पद होता है। ठीक है, सारे 3 अज्ञात राशियों का मान आपको पता है, चौथी पक्षांतर करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जांच कीजिए कि 0 समांतर श्रेणी कितने का एक पद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जांच करना है हमें कि 0 जो है वो हमारी समांतर श्रेणी का कोई एक पद है। अब कौन सा पद है हमें नहीं पता, हमें तो भाई जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। समांतर श्रेणी दी गई हमारी 31, नेक्स्ट 28, नेक्स्ट 25 एंड नाउ डॉट डॉट। और आगे हमें चेक करना है कि 0 क्या है हमारा इस समांतर श्रेणी का कोई एक पद है। तो निश्चित रूप से लग रहा है समांतर श्रेणी हमारी क्या हो रही है, घट रही है। 31 से 28 हो रहा है, 28 से 25 हो रहा है, चीजें घटती हुई चली जा रही हैं। और क्या ऐसी कोई संभावना है कि आने वाला कोई पद 0 हो सकता है? मान लेते हैं यनवा पद हमारा क्या होगा, 0 होगा। माना यनवा पद 0 होगा। ठीक है, मान लेते हैं यनवा पद क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब Tn इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब Tn क्या है, यनवा पद है, और यनवा पद क्या होगा, 0 होगा। आप खुद ही तो बोल रहे हो, खुद ही तो माना है हमने। इसका इस पद की वैल्यू यहाँ पे Tn के प्लेस पर क्या रखा जाए, 0 रखा जाए। प्रथम पद कितना है आपका, 31 है, प्लस n माइनस 1 इंटू टी। एन की वैल्यू पता नहीं, एन तो ज्ञात ही करना है। डी की वैल्यू, डी क्या है देखो, डी कैसे निकालोगे आप, किसी भी पद में से उसके पहले वाला पद घटा करके। 28 में से कितना घटा दो, 31 को घटाओ, क्योंकि चीजें घटती हुई जा रही हैं तो सार्वंतर हमारा निगेटिव आएगा। 28 में से अगर 31 को घटाओगे कितना आ जाएगा भाई, 3 आएगा। 25 में से 28 घटा लो, -3 आएगा ना। तो डी की वैल्यू कितना रख दीजिए यहाँ पर, -3 रख दीजिए। चीजों को पक्षांतर कर दीजिए, 0 यहाँ है ही, 31 है। तो देखो 31 है, 31 को इधर ले आइए आप, -31 हो जाएगा। इधर क्या क्या बचा, माइनस की गुणा आगे हो जाएगी, ये हो जाएगा -n-1 इंटू कितना, 3। ठीक है, दोनों साइड माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा। ये जो 3 है इधर गुणा कर रहा है, इधर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। 31/3 बराबर किसके, n-1 के। ब्रैकेट हटा दो, क्योंकि अब तो इसके पास कोई चीज गुणा में नहीं है। -1 कहाँ जाएगा आपका, इधर हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 31/3 कितना, +1 इज इक्वल टू किसके, यन के। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। अब यहां से देखिए आप, 3 इक्के 3 और 31 3 34, 31 3 कितना हो गया आपका, 3 इक्के 3, 3 में आप 31 जोड़ देंगे 34 हो जाएगा। 34 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। ये 34/3 क्या हल होकर कोई पूर्णांक दे सकता है क्या, 34 पूर्णतः विभाज्य होगा इससे, विभाज्य नहीं होगा। तो चूंकि विभाज्य नहीं है इसका, देखिए आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको डायरेक्टली, ये जो प्लस में था इसको ऐसे लिख सकते, 1 होल, नहीं ऐसे नहीं होगा, 34/3 आया है, तो 3 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 33 और 1 34, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, सही बटे में। कहने का मतलब देखो यहां से ये चीज आपके कॉन्सेप्ट में समझोगे आप कि इसका मतलब आ तो गया भाई n का मान, इसका मतलब 11 से 1/3वां पद इसका 0 होगा। बिल्कुल 11 से 1/3वां पद इसका 0 होगा। लेकिन जरा इस बारे में सोचो, क्या किसी समांतर श्रेणी में ऐसा भी पद होता है, हमने बोला इसको पहला पद, इसको दूसरा पद, आप क्या ऐसा भी बोलोगे कोई 2.5 वाला पद, 3.5 पद? ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप कि 3/2 वाला पद? ऐसा तो नहीं बोल सकते हम भाई, ये तो काउंटिंग है हमारी। और काउंटिंग कभी भी डेसिमल में नहीं होती, एक इंटीजर में होती है, पूर्णांक होती है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चूंकि यन यहां पर एक पूर्णांक नहीं है, अतः इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद शून्य नहीं होगा। ठीक है भाई, क्योंकि आप खुद देख रहे हो 11 से 1/3 आया है, इसको और ज्यादा सॉल्व करोगे डेसिमल में पहुंचेगा, और कोई पद डेसिमल में होता है, काउंटिंग कभी भी डेसिमल में होती है, काउंटिंग कभी भी डेसिमल में नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, अब इसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, चूंकि
दी गई समांतर श्रेणी का, नहीं ऐसे नहीं लिखना आपको, लिखेंगे यहां पे, यहां से लिखेंगे आप, चूंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, यहीं से लिखेंगे आप इसी के नीचे, चूंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद शून्य नहीं हो सकता। क्योंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद शून्य नहीं हो सकता। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। हमने अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है कि यदि समांतर श्रेणी है का पीवा पद, डॉट डॉट का पीवा पद x इज इक्वल टू 1000, तो p का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये समांतर श्रेणी है और इसका पीवा पद भी बोला जा रहा है, यक्स भी बराबर दे रखा है, यानी पी में पद को ये यक्स मान रहे हैं, ठीक है। तो गलत दे रहा है यहाँ पर, तो पीवा पर डायरेक्ट बोलना चाहिए था। इसका क्या है, 1000 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अज्ञात राशि यहाँ पे हमारी एक ही होगी, ठीक है। पीवा पद हमारा, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है इसकी, पीवा पद हमारा 1000 है और पी का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पीवा पद हमारा 1000 है, ठीक है भाई। समांतर श्रेणी है, पीवा पद दे रखा है आपको, सीधे लिख लीजिए टीपी इज इक्वल टू कितना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पीवा पद आपको दिया ही गया है कितना, 1000। प्रथम पद कितना है समांतर श्रेणी का, 25 है। पदों की संख्या हमें नहीं पता है, कौन सा पद 1000 है, यही पी तो है हमारा, पीवा पद है ना। तो यहाँ पर यन की जगह पे क्या लिख लीजिए आप, पी। यन की यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, पी रहेगा, पी की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। डी समांतर देख लीजिए क्या आएगा, 25 25 50 और 50 फिर 25, 75 अंतर 25 है, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी अज्ञात राशियां, इसमें सिर्फ एक अज्ञात राशि है पी, पी का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का एक हिंट है, ठीक है, जिसको आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सी की बात करें, और 6 की बात करें, सॉरी। यदि एक समांतर श्रेणी का 11वां पद 80 है और 16वां पद 110 है, तो 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आइए ध्यान से समझिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 11वां पद दे रखा है 80 और 16वां पद दे रखा है 110 और ज्ञात करना है 31वां पद। 31वां पद हमें ज्ञात करने के लिए प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेते हैं फिर वो हमसे चाहे जो पद पूछे हम वो पद आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, यहां से देखिए हमें कितनी चीजें निकालनी है, दो चीजें। दो अज्ञात राशियों का मान हमें निकालना है। पूरा जो सवाल है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर सेट होता है, जो आपकी मैक्सिमम मैथमेटिक्स है। ठीक है, वो इसी पर आपकी पूरी खत्म हो जाती है, पूरी गणित की किताब। कि एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान, दो समीकरण से दो अज्ञात राशियों का मान, जितनी अज्ञात राशियों का मान हमसे पूछा जाए उतने समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान दीजिए। यहां पर हमसे दो अज्ञात राशियों के बारे में पूछा गया है तो निश्चित ही रूप से हमें दो समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। अब दो समीकरणों पर अगर विचार करें तो हमारे दो समीकरण इन्हीं दोनों से मिलने वाले हैं। अगर 11वां पद 80 है तो 11वें पद का हम फार्मूला लिख सकते हैं T11 इज इक्वल टू ए। इसको पहले लिख लेते हैं यहां पर, माना प्रथम पद ए, माना प्रथम पद ए व सार्वांतर डी है। ठीक है, तो T11 इज इक्वल टू ए प्लस, अब देखो 11वां पद है तो यहां पर क्या रहेगा आपका 11 माइनस 1 इंटू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका T11 की वैल्यू रखो कितना 80 और बराबर कितना ए, 11 में से एक गया 10 डी। ठीक है, सिंपल सा कोई इक्वेशन बन गया आपका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर T16 लिखो, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। 16 की वैल्यू कितनी है भाई 110 इज इक्वल टू ए, 16 में से एक गया 15 डी। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं ए और डी ये दो अज्ञात राशियां हैं। इन दोनों अज्ञात राशियों को आप क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है भाई, दो चर में रैखिक समीकरण आपने पढ़े हैं तो यहां पर आप इन दोनों को हल करके निश्चित या सॉल्व कर सकते हो। समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, आप लिख लीजिए 80 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी और 110 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी। सॉल्व कीजिए, इसको कैंसिल करना है तो माइनस माइनस माइनस, ए खत्म हो गया अपने आप, 110 80 घटा दीजिए कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा इधर। और यहाँ पर भाई 15 डी है और 10 डी है, कितना हो जाएगा -5 डी हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 15 घटाएंगे ना -5 डी, माइनस माइनस अपने आप क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 5 छक 30, यानी डी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6 आ गया। डी की वैल्यू आप किसी एक समीकरण में रख करके ए की वैल्यू निकाल सकते हो। जब आपको ए मिल गया डी मिल गया तो आपको कौन सा पद पूछ रहा था, वो 31वां, कोई भी पद पूछ रहा है तो उसमें आप ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 31 में से एक गया 30 डी, यहाँ पर ए और डी की वैल्यू निकाल करके रख देंगे आप और आपको 31वां पद मिल जाएगा। ठीक है, इतना नोट करके आप बाकी का काम स्वयं करेंगे।
चलिए कुछ क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करेंगे। हम अब शुरू स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यहां तक हमने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया। अब डायरेक्ट 12वां बता रहे हैं। कुछ बच्चों ने पूछा क्वेश्चन नंबर 12वां, उन्होंने खुद से लगाया है। ठीक है, अगले वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12वां आज देखते हैं, ये हमारा लास्ट वीडियो होगा आज। तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 10 से 300 के बीच में, 10 से 300 के बीच में ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो संख्याएं 4 से भाग देने पर 3 शेषफल दें। ठीक है, 10 और 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको हम 4 से भाग दें और भाग देने पर हमें कितना शेषफल प्राप्त हो? 3 प्राप्त हो। जैसे आपका 19 हो गया, 19 4 से भाग दोगे, 4 चौक 16, कितना शेष बचेगा? 3। तो 19 आपने एक संख्या मिल गई आपको। ठीक है, इसी प्रकार से 10 से 300 के बीच में स्थित ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये गुण है कि जब उनको 4 से भाग देंगे तो भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो शेषफल हमारा 3 आएगा। ठीक है, आइए समझते हैं चीजों को, हम कैसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो अपनी समांतर श्रेणी हमें तैयार करनी होगी। हम 10 के बाद आगे बढ़ेंगे एक एक स्टेप और चेक करेंगे पहले किसी संख्या को कि ऐसी कौन सी संख्या है जो उसको 4 से भाग देने पर 3 शेष आ रहा है। तो सबसे पहले आ जाइए, 10 से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको मिलेगा 11। क्या 11 के पास ऐसी क्वालिटी है? 11 को 4 से 11 में भाग दीजिए, 4 दुनाई 8, 4 3 12 ज्यादा हो जाए तो 4 दुनाई 8, 8 और कितने 11, 3 11, यानी 11 वो संख्या है, 11 वो पहली संख्या, क्योंकि 10 के बाद, 10 के तुरंत बाद ही 11 है, और 11 हमारी वो पहली संख्या है जिसके अंदर ये गुण है कि अगर इस संख्या को 4 से भाग दिया जाए तो वो निश्चित रूप से शेषफल कितना देगी? 3 देगी। हमारी समांतर श्रेणी जो बनने वाली है उस समांतर श्रेणी का पहला पद मिल चुका है। अगले पद की तलाश। 11 के बाद क्या आने वाला है? 12। 12 तो वैसे ही 4 से डायरेक्ट कट जाता है, 4 तिहाई 12। 13 की बात करें तो देखिए 4 तिहाई 12, एक बचेगा शेषफल। 14 की बात करें तो 2 बचेगा शेषफल। इसका मतलब अगली संख्या क्या मिलेगी? 15 मिलेगी। ठीक है, 15 के अंदर है भाई 4 तिहाई 12, 12 3 15, तो अगली संख्या क्या मिल गई आपको? 15। ठीक है, 15 के पास भी वो गुण है कि 4 से भाग दीजिए आप, 4 तिहाई 12, 3 बचेगा शेषफल। तो 10 के तुरंत बाद दो संख्याएं मिली, चूंकि देख रहे हैं क्या है, 11 है 15 है, कितने का अंतर है? 11 में कितना जोड़ने पर 15 आया होगा? 4 जोड़ने पर। तो पक्का अगली संख्या क्या होने वाली है? क्या 19 होने वाली है? अगली संख्या क्या होने वाली है? 23 होने वाली है। चीजें समझ में आ रही हैं? लेकिन सोचो कि ऐसे 4 4 जोड़ जोड़ के हम क्या 300 तक पहुंचेंगे? ऐसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब पीछे से स्टार्ट करेंगे हम थोड़ा। सब पर वेरीफाई है ना? 4 चौक 16, 3 19, 4 पंचे 20, 3 23। ठीक है, तो समांतर श्रेणी हमारी बन रही है, लेकिन अब समांतर श्रेणी बहुत लंबी बनने वाली है, इसलिए अब हम पीछे से स्टार्ट करते हैं 300 से। 300 से जैसे ही थोड़ा पहले आएंगे हमें कौन सी संख्या मिलेगी? 299 मिलेगी। 299 को चेक कीजिए, क्या 299 ऐसी संख्या है कि जो 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आएगा? तो भाग देकर देख लीजिए 299 को। 4 से काटोगे कितना हो जाएगा? 4 सते 28, एक बचा 29 में, भाई 9 में से 8 गया, एक आ गया, 9 यहां से लोगे, फिर 4 चौक 16, फिर कितना बचा आपका? 3 शेषफल बच गया। यानी ज्यादा दूर आपको नहीं चलना पड़ा। 300 से जैसे एक कदम आपने पीछे लिया आपको संख्या मिली 299, और 299 के पास वो गुण था जो 4 से भाग देने पर शेषफल कितना दे रही है? 3। यानी अब यहां से आपको पूर्ण रूप से समांतर श्रेणी मिल चुकी है। ठीक है, प्रथम पद 11 मिल गया और अंतिम पद कितना मिल गया? 299। यहां पर लिखेंगे हम 10 व 300 के बीच प्राप्त वे संख्याएं जो 4 से, जिन्हें
जिन्हें, समझ जाइएगा, जिन्हें लिखा गया, जिन्हें 4 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, क्या होगी? 11, 15, 4, 19, डाट 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 299। बन गई समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, अंतिम पद पता है, 3 चीजें पता हो गई। अभी हमने जो भी समीकरण बताया था, सब सूत्र बताया था, उसमें कितनी अज्ञात राशियां होती थी? 4 होती थी। हमने बोला अगर 3 का मान मिल जाए, चौथी का मान मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहां से अंतिम पद वाला सूत्र लगाओगे आप, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, L की वैल्यू पता है आपको 299, प्रथम पद ए पता है 11, और डी की वैल्यू पता है कितनी? 4। ठीक है, केवल एक अज्ञात राशि बच रही, कौन? यन। पक्षांतर करके इसका मान निकाल लीजिए। ठीक है, दिमाग हो तो जल्दी से अपने 299 में से 11 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 9 में से 11 8, 288 आ गया। ठीक है, इसको सार्वंतर से भाग दे दीजिए, 7 चौक 28 और 4 दुनाई 8, एक जोड़ दीजिए 73। तो यन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 73। यानी 10 से 300 के बीच 73 ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंदर ये गुण है कि उन्हें 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, ये हमने शॉर्टकट में किया है। आप इतनी चीज को, ठीक है, खुद से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले का यूज होगा, समांतर श्रेणी बना दी हमने, बाकी का काम आपका। नोट कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसी पर चीजें समाप्त हो रही हैं। बाकी क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे, और जो भी नहीं आएगा उसको पूछेंगे आप। ठीक है, बाकी चीजें अगले वीडियो में। धन्यवाद।